हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। इधर आएंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मैथ्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं। एक पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम 9 मई 2022 शिफ्ट 2 का लेवल 6 का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप चाहें तो इसके जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगी आप चेक कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का टेस्ट पेपर खोलेंगे जो मैं करा रही हूँ वाला, और क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के मेंस के प्रीवियस ईयर के सेट दे रखे हैं तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं एक एक क्वेश्चंस। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का पेपर दिया है, मतलब हो गया है आपका पेपर, तो जो भी टॉपिक आपके छूट गए हैं या जो भी टॉपिक आपके वीक हैं उनके अपना नोट्स तैयार कर लो और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लो। और जो नोट्स बने हुए हैं, कंप्लीट हैं आपके, उनकी प्रैक्टिस कर लो। बार 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 मल्टीपल टाइम की प्रैक्टिस कर लो, मतलब रट डालो हर चीज को, समझ रहे हो ना। क्योंकि मेंस है ना, थोड़ा अच्छा आएगा, मतलब हलवा नहीं आएगा। अब ये देखो मेंस के क्वेश्चन है, मैं कराऊंगी, थोड़ा आइडिया आप लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर आपका अच्छा नहीं गया है, ऐसा होता है कि कई बार अंदर से फीलिंग आती है कि अच्छा नहीं गया है, तब भी आपने अपनी तैयारी को जारी रखना है। ऐसे नहीं ढीला ढीला नहीं छोड़ देना है कि नहीं पहले कट ऑफ आएगी उसके बाद ही, या रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मैं तैयारी करूंगा, फिर उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। अगर टाइम मिलेगा भी तो फिर वो एनर्जी नहीं रहेगी, समझ रहे हो ना। एक रहता है ना, शुरू से हम लगे रहते हैं ना तो चीजें हमारी अच्छी हो जाती हैं। और वैसे भी अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो मैथ रीजनिंग जीएस सभी में आता है, आपने हर चीज अपनी अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। हर चैप्टर का आपका नोट्स होना चाहिए। जीएस का तो कंपलसरी है कि जीएस के आपके हैंड रिटन नोट होने चाहिए। बाकी मैथ रीजनिंग हो गया, ये आपका पीडीएफ से भी चल जाएगा, लेकिन पीडीएफ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। बाकी आपको हर कॉन्सेप्ट लिखना है, उसके साथ में एक दो क्वेश्चंस लिखना है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। उससे क्या होगा ना, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। पीडीएफ से आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो मैथ रीजनिंग के भी नोट्स आपके बने होने चाहिए शॉर्ट में। जैसे एक कोई क्वेश्चन में सॉल्व करा रही हूँ, उसका फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, तो विद फॉर्मूला और विद एग्जाम्पल के वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। मैं समझा सकती हूँ, करना आपको ही पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए चीजें मैंडेटरी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी, आप टाइम को बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको बातें बताती रहती हूँ इनको थोड़ा सा सीरियसली ले लिया करो, फायदे में रहोगे। क्वेश्चन है हमारा 7800 रुपए की राशि 2 वर्षों में x% प्रवेश की दर से 10,381.80 रुपए हो जाती है। जब ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है, समान राशि पर 1 वर्ष में x + 5% प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। मतलब कि एक बार ब्याज 8 महीने पर कैलकुलेट हो रहा है और एक बार ब्याज 6 महीने पर कैलकुलेट हो रहा है, तो क्वेश्चंस को हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहली बार हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी ही पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर हमको दे रखा है कि ब्याज हमें 8 महीने पर चाहिए, और यहाँ पर हमें दे रखा है कि अर्धवार्षिक, मतलब कि हाफ ईयरली, हर 6 मंथ के बाद में ब्याज जो है कैलकुलेट करना है। अगर जैसे कि हमको यहाँ पे दे रखा है कि समान राशि और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान होता, तो या फिर टाइम समान होता, तो हम इसे 2 बार कैलकुलेट ना करके एक बार भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अभी क्या अलग अलग चीजें कर दी हैं, तो हमें इसे अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करनी ही पड़ेगी। तो क्वेश्चंस को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस जो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 7800 रुपए, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं लिखूं तो ये जो मेरे को 2 साल दे रखा है, 2 साल बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 महीने, मतलब कि 24 मंथ्स होंगे। अब हर 8 महीने में अगर हमारा ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो 7800 रुपए हैं, ये 24 महीने में कितना हो जाता है, 10,381.80 हो जाता है। ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है ना। यहां से हम ये पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो इधर चिपकाएंगे। यहां से क्या होगा ना, हमारा रेशियो आ जाएगा इजिली, 0 से 0 काटेंगे और 78 से ही इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 78 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 1000 आ जाएगा, और इधर इसको डिवाइड करेंगे तो 1331 ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं इतनी जल्दी कैसे कर लिया। जब मैं क्वेश्चंस बना रही थी, पीडीएफ बना रही थी, तो मेरे को हर क्वेश्चंस को रीचेक करना पड़ता है और हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शॉर्ट में करना पड़ता है।
तो सॉल्यूशन करते समय ना मेरे को बहुत सारी चीजें रट जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी कर लिया था ये, है ना। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1331 बार ये जाएगा। अब मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि ये जो 1000 रुपए है जो कि 24 महीने में 1331 हो जाता है, ये 8 महीने में कितना हो जाएगा, 8 महीने में। अब देखो टाइम को हमने क्या कर दिया ना, 1/3 कर दिया। टाइम अगर मैंने 1/3 कर दिया है तो ये जो मेरे को प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है ये किस में आ जाएगा, ये क्यूब रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। जब ये क्यूब रूट में आएगा तो 1010 का क्यूब है तो 10 आ जाएगा, और 1131 1331 11 का क्यूब है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। ये जो 1000 है ये 10 का क्यूब है, और ये जो 1331 है ये 11 का क्यूब है। तो टाइम अगर हमारा 1/3 हो रहा है तो हमें क्यूब रूट में लेना है। टाइम अगर 1/2 हो रहा है तो स्क्वायर रूट में लेना है। टाइम 1/4 हो रहा है तो 4 रूट का लेना है, ठीक है। समझ रहे ना। जब मैंने सारी चीजें आपको जब मैं सीआई करा रही थी उसमें कराई है बहुत बेसिक से, और बेसिक से जानना है तो सीआई वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 8 महीने में ये 10 से 11 होता है, तो यहाँ से मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है, 1, ठीक है ना। कितना ब्याज मिल रहा है, 1 जो ब्याज मिल रहा है किसमें मिल रहा है, 10 पर। तो 1/10 बराबर कितना होता है, 10%। कितना होता है, 10%। अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। कितने टाइम के लिए, 8 महीने के लिए। अब 8 महीने के लिए अगर ये 10% है तो 12 महीने के लिए कितनी आ जाएगी, 12 महीने के लिए आ जाएगी, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 4 × 12 5 × 15%, ठीक है ना। 12 महीने के लिए अगर 15% है तो अब अगर मैं अपना यहां से लेकर के यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करूं जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% इंक्रीज कर दिया गया है, तो इधर अगर मैं 5% बढ़ा लूं तो अब जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 20%। अब ये जो 20% होगा ये होगा 12 महीने के लिए। अब मुझे चाहिए 6 महीने के लिए, क्योंकि ब्याज अब किसमें है, हाफ ईयरली है, ठीक है ना। तो 6 महीने के लिए कितना आ जाएगा, 6 मंथ के लिए। यहां से इसको हटा देते हैं। 6 मंथ के लिए जब टाइम आधा किया है तो ब्याज भी आधा आ जाएगा, 10%, ठीक है ना, 6 मंथ के लिए। ये हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले सकते हैं, आपको मैंने कह रखा है। तो ये जो 10% है, 10% बराबर 1/10 आपका होता है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि 10 से 11 होगा ये 6 मंथ में। तो 12 महीने में कितना आ जाएगा। अब देखो 1 साल में क्या होगा, 12 महीने होंगे। तो 12 महीने में टाइम अगर डबल हो रहा है हमारा तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। टाइम डबल हो रहा है तो स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100, 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। अब यहां से मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ब्याज मुझे मिला है यहाँ पर 21 रुपए। अब इस 100 की वैल्यू मुझे दे रखी है 7800 रुपए। तो इस 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 इंटू का 78, मतलब लास्ट में आपका 8 आना ही है, तो 1638 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, 1638। ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन अगर आप कर पा रहे हैं तो ये वाली चीज आपकी थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ ताकि पीडीएफ अगर आपके पास जाए तो आप अच्छे से चीजों को समझ पाए। यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं धरवाली ब्याज। यहाँ पर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आया था, कितने टाइम के लिए, 8 महीने के लिए। तो मैंने कहा कि 12 महीने के लिए कितना आ जाएगा आपका, ये 15%, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको। अब मैं यहाँ पर ये वाली ब्याज लिखूंगी। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 12 महीने के लिए मेरे पास कितनी आ जाएगी, 15% प्लस का 5% इंक्रीज होकर के मतलब कि 20%। तो 12 महीने के लिए अगर 20% है तो 6 महीने के लिए कितनी आ जाएगी, 10%। अब यहां से ये आप कर सकते हैं इजिली, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। ओके, चीजों को मैंने अलग अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया और इसका मैंने अलग कर दिया है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया, ये मेंस का क्वेश्चन है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आपने क्या करना है, मेरे से एक बार और पूछ लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। एक निश्चित राशि को 1 वर्ष 4 महीने के लिए 18% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपए है। तो धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा है ना
अच्छे लेवल का है, बहुत अच्छे लेवल का तो नहीं, पहला वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लेवल का था, बट बुरे लेवल का भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसमें भी ब्याज क्या है, 8 महीने पर कैलकुलेट हो रहा है। टाइम है हमारे पास 1 वर्ष 4 महीने का, मतलब के 16 महीने का। ठीक है, और 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है, और चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपए है, और धनराशि मतलब कि प्रिंसिपल हमसे पूछा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल कितना होगा। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगी यहाँ से। 12 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारे पास में 18%। तो 8 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा, 4 12 और 4 दूनी, यहाँ से काट सकते 6 से, 6 दूनी 12, 6 18, 2 का 4 गुना है तो 4 गुना इधर करेंगे तो ये 12% आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 12%। कैसे किया मैंने, रेशियो लिया, 6 दूनी 12, 6 18, 2 का ये 4 गुना है तो 3 का 4 गुना, 4 12, 12% आ जाएगा। ऐसे करना है, थोड़ी कैलकुलेशन दिमाग में भी करनी है हमको। ओके, अभी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कैलकुलेट कर लिया है। टाइम हमारे पास 1 वर्ष 4 महीने, 1 वर्ष 4 मंथ इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 16 महीने, मतलब कि हर 8 महीने में ब्याज आपका कैलकुलेट होगा, तो 2 बार ब्याज जो है कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, तो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ कि ये जो आपका 12% है, 12% बराबर कितना आ जाएगा, 4 12 और ये 25। ठीक है ना, 3/25। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर हम रेशियो लिखें, प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो 25 रुपए हैं ये 8 महीने में कितने हो जाते हैं, 28 रुपए हो जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, 25 रुपए 8 महीने में 28 रुपए हो जाते हैं, तो 16 महीने में कितने हो जाएंगे। टाइम अगर डबल हुआ है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये 625 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 784। 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है, टाइम डबल हुआ है तो स्क्वायर करेंगे, टाइम 3 गुना हुआ है तो फिर क्यूब करेंगे, ऐसे ही करना होता है। ओके, तो ब्याज मेरे को यहां से मैं देख सकती हूँ कि जो मेरे को इंटरेस्ट मिला हुआ है वो कितना मिला है, वो मिला है मेरे को यहाँ 9 आ जाएगा, और 7 में से 2 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब कि 159 या 159 रुपए मेरे को ब्याज मिला है, जिसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 3816। मेरे से धनराशि पूछी है, मतलब कि 625 की वैल्यू मेरे से पूछी है, तो 625 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 625 की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी। यहां से इसे काटना पड़ेगा, इसे काटेंगे तो 15 दूनी 30, इससे कटेगा क्या, कटना तो चाहिए, इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है ना, 3816 बट्टे में 159 और इंटू का 625, इसको मैंने इधर लिख लिया। पहले एक कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, तो 3 एक 3, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 7 21, फिर 3 दूनी 6, 5 15 और 3 3 9, फिर इससे कटेगा ये 53 दूनी 106। ठीक है, 53 दूनी 106, और 106 के बाद ये आपका बचेगा कितना, 21। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 चौक 20 और 3 चौक 12, 24 बार ये पूरा कट जाएगा, तो 24 इंटू का कितना आ जाएगा, ये 625। 24 इंटू का 625 करोगे तो 25 चौका 100 और 6, और ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, देखो मैंने दिमाग कर दिया, 24 इंटू का कितना था मेरे पास, 625। ये ऐसे आपने भी करना है, सीखना है ऐसे करना। तो यहाँ पे मैंने इसको तोड़ा 4 इंटू 6, और इसको तोड़ा 25 इंटू का 25 में, तो 25 चौका 100 मैंने बना लिया ये। ठीक है, और 25 छिक्के 150 ये हो गया, और 150 में 100 का मल्टीपल करेंगे तो 2 जीरो चिपकाएंगे, 15,000। ये दिमाग में आपने करना होता है कैलकुलेशन, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो 625 की वैल्यू 15,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आपको लगे संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हैं, कैलकुलेशन आपसे नहीं हो पा रही है, तो आपने क्या करना है, उसको तोड़ लेना है ऐसे। ठीक है, तोड़ के करना है। यहाँ से 25 चौका 100 किया, 24 को मैंने तोड़ लिया, 6 चौक 24, जीरो बना लिया, फिर 25 छिक्के 150, और 150 के पीछे 2 जीरो चिपका देने हैं आपने, कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए। चलिए, ये 2 जीरो मैंने चिपकाए हैं अलग से मतलब ये वाले उठा के यहाँ पे रख दिए थे। अभी ठीक है, चलो इसको भी रहने देती हूँ, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन का आइडिया लगेगा कि मैं जो दिमाग में कैलकुलेशन कर लेती हूँ वो कैसे कर लेती हूँ।
36 सेंटीमीटर लंबी और 16 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार धातु की शीट से 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती हैं। धातु के शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो सारे क्वेश्चंस मेंस लेवल के हैं, अपना देख लो कैसे हैं, कहाँ हैं आप लोग, कितने पानी में हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे, कोशिश करोगे तो हर चीज पॉसिबल है, कोशिश नहीं करोगे तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर तो बहाने जिंदाबाद हैं कि मेरे से नहीं होगा, कि मेरे से नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एक शीट बनाएंगे जो कि हमसे आयताकार बोल रखी है। ठीक है, तो मैंने आयताकार शीट बना दी है और इसमें से क्या है ना, सर्कल निकाल दिए गए हैं। 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्ताकार प्लेटें काटी गई हैं। ठीक है ना, ये वाली लंबाई 36 है और ये वाली लंबाई 16 है, ये हमसे कहा गया है। अब देखो 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की प्लेटें इसमें से काटी गई हैं। इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर, ऐसा हमको बोला गया है। तो इसका जो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा, हमसे कहा जा रहा है धातु के शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो सारी चीजें मैं आपको करा चुकी हूँ, सर्कल भी करा दिया है, रेक्टेंगल भी करा दिया है, स्क्वायर भी करा दिया है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अगर आप प्री का एग्जाम दे के आए हैं तो। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरे रेक्टेंगल में से अगर मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट का एरिया बचेगा जो कि स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो यहां से मैं 36 इधर ही ले लेती हूँ, 36 इंटू का 16 में से मैं माइनस कर दूं कितना, यहां से पाई आर स्क्वायर सर्कल का, तो पाई बाहर ले लें, हम पाई की वैल्यू लिख लेती हूँ 22/7। ठीक है ना, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू का कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो 20 और ये 36 56 हो जाएगा, तो इस इधर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 का 16, 16 32, 16 3 48 और 16 6 96, इसे करेंगे 6 और 17 के साथ कैरी लेंगे 1, तो 576। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 576। 576 इधर लिखेंगे हम, इसमें से माइनस करेंगे 7 8 56, 8 दूनी 16, 16 का मतलब होगा 6 7 और 1। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो हर चीज लिखना कंपलसरी नहीं है, दिमाग में भी थोड़ी चीजें रखनी है। इसको मैंने लिया 20 और 36 56, 7 8 56, 8 दूनी 16, 16 इंटू 11 करोगे तो 6 का 6, 6 1 7 और 1, दिमाग में करनी कैलकुलेशन। ठीक है ना, यहां से इसको लिखेंगे 6 से 6 जाएगा और 0 और ये कितना आ जाएगा 400। अब हमसे ये कहा गया था कि ये जो रिमेनिंग एरिया है ये किसके बराबर है, स्क्वायर के एरिया के बराबर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का जो भुजा होती है उसका स्क्वायर। तो मैं ये लिख देती हूँ यहाँ से कि साइड का स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना है 400, और ये 400 क्या है 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा और साइड कितनी आ जाएगी, मतलब भुजा कितनी आ जाएगी 20। ये आपका क्या होगा आंसर। तो 20 सेंटीमीटर की भुजा होगी किसकी, स्क्वायर की। अभी समझ में आ रहा है। देखो फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं थे तो मैं फॉर्मूले लिखवा देती हूँ, और क्या ही करूँ मैं। सबसे पहले यहाँ बनाएंगे हम रेक्टेंगल एक, ये है हमारे पास में रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ रेक्टेंगल मतलब के आयत, ये मैंने रेक्टेंगल लिख दिया। उसके बाद ये है सर्कल, ये मैंने सर्कल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सर्कल मतलब कि वृत्त, और ये है आपका स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, हर साइड आपकी बराबर बराबर होती है। इधर मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है ना, स्क्वायर। इसमें आपकी हर साइड क्या होगी, बराबर बराबर होगी, मतलब ए मान सकते हैं आप। ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, ये इसका बिकड़ हो गया और ये इसमें इसका बिकड़ हो गया। तो इसका एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया होगा L इंटू का B। इसके पेरीमीटर की अगर हम बात करें, किसकी, पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस का B। बिकड़ की अगर हम बात करें डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल की अगर हम बात करें तो वो होता है
अंडर रूट का L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ठीक है, 3 फॉर्मूले में आपको याद रखने हैं। सर्कल में आते हैं। सर्कल में अगर हम एरिया की बात करें, एरिया, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसके सरकमफेरेंस मतलब कि परिधि की अगर हम बात करें तो इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, और व्यास मतलब कि डायमीटर, ठीक है ना, व्यास ही लिख देती हूँ, चलो, व्यास बराबर होता है आपका 2r मतलब कि 2 रेडियस। यहाँ पर अगर मैं एरिया की बात करूं तो यहाँ एरिया हो जाता है साइड का स्क्वायर मतलब कि भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये हमने भुजा मानी है इसकी। और यहाँ पर अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर मतलब कि परिमाप, तो परिमाप आ जाता है यहाँ पर इसका 4a। परिमाप क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से आपने चलना शुरू किया और पूरा चलते चलते उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो दिस इज पेरीमीटर। तो मान लो कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ गए, तो ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर हो गया। ठीक है ना, तो 4a। और इसका जो डायगोनल होता है मतलब कि इसका क्या, बिकड़, बिकड़ कितना आ जाएगा, बिकड़ आ जाएगा a रूट का 2। ठीक है, ये फॉर्मूले भी मैंने आपको लिखवा दिए हैं, रिवाइज कर लेना, लिखे तो आपके पास होंगे पहले से। पेपर अगर आपने प्री का दिया है तो ये सारी चीजें आपके पास पहले से होनी चाहिए या कंपलसरी है। ठीक है, चलिए, 25 संख्याओं का औसत 48.2 है, यदि पहले 10 संख्याओं का औसत 47 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 49 है, तब 58, 69 और 6 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, कल जो मैंने आपको सीट दी है ना टेलीग्राम पर, ये वही सीट है, बस क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है ना, वही सीट है, दूसरी सीट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे शॉर्ट वाले तरीके से। 25 संख्याओं का औसत 48.2 है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। 10 संख्याओं का औसत, ठीक है ना, पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है, 47 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है, 49 है। ठीक है, तो 3 संख्याएं बची हमारे पास, 25 है, ये 22 हो रही है, तो 3 संख्याएं बची। तो जो 3 संख्याएं हमारे पास बची हैं उनका, और ये जो 58 है 69 का, इनका औसत हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो 3 संख्याओं का सम, ठीक है ना, 3 संख्याओं का सम हमें लेना है। ठीक है ना, क्या लेना है, सम निकालना है। 3 संख्याओं का सम कितना आएगा, तो देखो, अगर मैं हर संख्या को 48.2 जो कि मेरे को दे रखा है 25 संख्याओं का एवरेज, एवरेज अगर संख्याएं एक जैसी हैं या फिर संख्याएं कैसी हैं, सेम डिफरेंस पे है, जैसे कि संख्या लगातार आपको दे रखी है। ठीक है ना, तो एवरेज हमेशा मिडिल में होता है। कहाँ होता है, मिडिल में। तो अगर मैं संख्याओं को एक जैसा मान लूं कि संख्याएं सभी एक जैसी हैं, 48.2, 48.2, 48.2, 48.2, सब संख्याएं अगर 48.2 है तो 25 संख्याओं का एवरेज भी 48.2 आएगा, 10 का भी 48.2 आएगा, 12 का भी 48.2 आएगा, और जो 3 है इनका भी 48.2 आना चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने माना कि सभी संख्याएं 48.2 हैं, तो 10 संख्याओं का एवरेज भी 48.2 आना चाहिए था, लेकिन नहीं है। कितना कम है, तो ये कम है आपका 1.2। ठीक है ना, 1.2 कम है। यहां पर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये 0.8 ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये जो 3 संख्याएं इनका सम कितना आएगा, इनका सम आएगा, देखो इनको बाहर रखा है तो ये कुछ तो यहाँ पे छोड़ के गई होंगी और कुछ ज्यादा लेके आ गई होंगी। तो जो ज्यादा लेके आ गई है उनको वापस करना पड़ेगा, और जो छोड़ के आ गई है इन्हें देना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हिसाब किताब क्लियर रखना बहुत जरूरी है। तो 3 संख्याओं का सम 48.2 इंटू का 3 तो होगा ही, साथ में जितना ये छोड़ के आ गई हैं या ले आई हैं ज्यादा, वो हिसाब किताब क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 10 संख्याओं पर 1.2 एवरेज कम है, सम कितना आ जाएगा, -12। और यहाँ पर 12 संख्याओं पर 0.8 ज्यादा है, तो 12 8 96, 9.8 प्लस का ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ये 12 छोड़ के आ गई हैं और यहाँ पर 9.8 ज्यादा लेकर के आ गई हैं। अच्छा 6 आएगा ना, 12 8 96, 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 12 को हमें करना पड़ेगा ऐड, और इसको करना पड़ेगा हमें माइनस। अभी समझ में आ रहा है कहाँ कब माइनस करना है, कब ऐड करना है। इससे कब थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, इसे समझ लेना है अच्छे से। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 8 तिया 24, कैरी लेंगे आपके 2 आ जाएंगे, 4 तिया 12 और 2 14, और ये आपका पॉइंट लग जाएगा। अब ये वाला 6 है, ये वाला 6 चला जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3 बचेगा, प्लस का 3 और ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 147। ठीक है,
ये आ जाएगा। इधर ना लिख करके मैं इधर ही लिख देती हूँ। तो इस सम कितना आ जाएगा हमारे पास 147 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करा। तो ओके, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो तीन संख्या है इनका सम 147 प्लस का ये जो संख्या है 58 प्लस का 69, इनका औसत कितना होगा। तो संख्याएं तीन ये है, दो ये है, ये तीन संख्याओं का सम है और ये दो संख्याओं का सम है। ठीक है ना, तो टोटल संख्याएं कितनी आ गई हमारे पास में 5। अभी समझ में आ रहा है, मैंने ऊपर लिख भी दिया है। ठीक है ना, टोटल संख्या कितनी आ गई 5, इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17, ये आपका 15 और 9 कितना होगा आपका 24, कैरी लेंगे 2 आ जाएगा। तो 8 5 13, 13 और 17 कैरी लेंगे आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये आपका 274। ठीक है ना, 274/5, इसको इधर लिख लेते हैं 274/5 को और इससे डिवाइड करते हैं। 5 25, 2 बचेगा, 5 चौक 20 और 5 40, ये आपका क्या होगा आंसर। कर पाएंगे, ये तरीका आप लगाएंगे जल्दी हो जाएगा। तो मैं समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर जैसे आप कर लेंगे ना, जिसको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो बहुत सारी चीजें जैसे कि ये ऐसे लिखना, इसको पूरा लिखना, ये सब चला जाएगा। समझ रहे ना, इसको लिखना आप डायरेक्ट यहाँ से कम और ज्यादा वाला इतना लिखोगे, यहाँ पे इतना लिखोगे, ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी होती है। ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, फिर इतना लिखे डायरेक्ट ये लिखोगे, डायरेक्ट ये लिखोगे और फिर डायरेक्ट अपना इस वाले पॉइंट पे आ जाओगे, यहाँ से फिर यहाँ आ जाओगे। ऐसे करना है। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे तब, अभी तो पूरा करना है, पूरा समझना है उसको, जब सीख जाएंगे तब। PQR है, इसके अंदर वो वाले व्रत में एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQR और PSR 11:7 के अनुपात में है। यदि PQ = QR है तो OPQ ज्ञात कीजिए, हमसे कहा जा रहा है। तो देखो मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अच्छे से करा रखा है। ठीक है ना, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो सीखेंगे उसको। तो चक्रीय चतुर्भुज, ये मैंने एक सर्कल बनाया और PQRS है। ठीक है ना, और Q और S का जो एंगल का रेशियो 11 और 7 का दे रखा है, तो उसी हिसाब से मेरे को बनाने है। ठीक है ना, कि S जो है वो छोटा रहे और Q जो है बड़ा रहे। तो P को यहां बना लेती हूँ और Q को यहां बनाती हूँ, R को यहां बनाती हूँ और S को यहां बनाती हूँ। ठीक है ना, रेशियो के हिसाब से बनाना है। ये मैंने P बनाया, ये मैंने Q बनाया, ये मैंने R बनाया और ये मैंने S बनाया। ठीक है, थोड़ा सा देख के बनाना है। अब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इसका रेशियो है हमारा 11 और 7 का। ठीक है ना, ये तो 11 7 मतलब कि ये आ जाएगा आपका 18 और 18 की वैल्यू अगर 180 डिग्री है, मैं आपको इधर लिख देती हूँ पहले। ये जो आपका एंगल आमने सामने के जो एंगल है इनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल P प्लस एंगल R, ठीक है ना, एंगल P प्लस एंगल R बराबर कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, और एंगल Q और प्लस का एंगल S बराबर कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। आमने सामने के कोणों का योग क्या है 180 डिग्री इसमें होता है। तो यहाँ पर जो मेरे को दे रखा है एंगल Q रेशियो एंगल S बराबर 11:7, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 18 की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो इस 11 की वैल्यू 110 डिग्री होगी और 7 की वैल्यू 70 डिग्री होगी। ठीक है, ये कह सकते हैं हम, कह सकते हैं या नहीं? आप कहोगे यस मैम, आप कुछ भी कह सकते हो। तो अगर ये वाला एंगल हमारा 110 डिग्री का है और ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, तो ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा सर्कल का और इसको ऐसे बनाएंगे और इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं, ठीक है, तो मेरे से कहा जा रहा है कि OPQ ज्ञात कीजिए। OPQ, O ये वाला O हो गया, ठीक है ना, और OPQ ये वाला और ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल मेरे से पूछा है। अब देखो साथ में मेरे से ये भी कहा गया है कि PQ बराबर QR है, तो PQ बराबर QR है, ये भी मेरे से कहा गया है। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए। तो ये 110 डिग्री है, बाकी बचेगा 70 डिग्री, तो 70 डिग्री को बराबर बराबर बांटेंगे तो ये 35 डिग्री आ जाएगा और ये भी 35 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है साइकिल क्वाड्रिलेटरल, जाएंगे अगर नहीं आता है तो देखेंगे वहां पर। ठीक है, अभी देखो अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री का है तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो इस वाले एंगल का डबल बनता है।
तो यहाँ पर 140 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना, 140 डिग्री। अब ये रेडियस है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो 140 ही है तो 40 डिग्री बचेगा, तो 40 में से 20 डिग्री का ये होगा और 20 डिग्री का ही आपका ये होगा, ठीक है ना, 20 डिग्री का। अब में से OPQ पूछा है, तो एंगल OPQ बराबर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री प्लस का 35 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। और ये 55 डिग्री क्या होगा, आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये एक सर्कल हो गया आपका, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये सेंटर पॉइंट पर मान लो ये एक लाइन है, इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया और इसको ऐसे बना दिया, तो यहाँ पर जो भी परिधि पर एंगल बनेगा उसका डबल होता है आपका कहाँ पर, सेंटर पॉइंट पे, ठीक है ना, परिधि पर बने एंगल का डबल होता है सेंटर पर एंगल। तो यहाँ पर अगर ये 70 डिग्री का है तो यहाँ पर 140 डिग्री का ये हो जाएगा, ठीक है। एंगल मैंने बता दिया, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा एंगल बनेगा। ये ऐसे भी होता तब भी ये 2 थीटा ही बनता, जैसे अगर मैं ऐसे बना दूं और इसको मैंने ऐसे बना दिया, इसको यहाँ पे बना दिया, तो अगर ये ऐसे भी यहाँ पर भी होता तब भी यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा होता वो यहाँ पर 2 थीटा ही बनाता। कितना बनाता, 2 थीटा ही बनाता। अगर मैं ऐसे बना दूं और ये इसका क्या है, व्यास है, मान लो क्या है, व्यास, तो व्यास जो है वो हमेशा परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। सर्कल का जो व्यास होता है, व्यास, ठीक है, वो परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी आपने याद होना चाहिए। चलो, चट्टान पर खड़ा एक व्यक्ति एक नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो किनारे की ओर एक निश्चित गति से प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर आ रही है। 10 मिनट के बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री देखा जाता है। नाव द्वारा किनारे पर पहुंचने में लिया गया कुल समय ज्ञात करें, ये हमसे कहा जाता है। देखो, एक व्यक्ति है जो चट्टान पर खड़ा हुआ है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मैंने आपको ये बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो अगर अवनमन कोण 30 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होगा। मान लो यहाँ पर व्यक्ति है और यहाँ से ये देख रहा है और इधर को देख रहा है, ठीक है ना। कोण पर देखता है जो किनारे की ओर एक निश्चित गति से प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर आ रही है। क्या, एक नाव। मान लो यहाँ पर एक नाव है जो इधर आ रही है। अभी जब यहाँ से इसने इसको देखा तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा था वो था 30 डिग्री का, ठीक है ना, 30 डिग्री का। फिर 10 मिनट के बाद फिर से इस भाई ने नीचे देखा तो एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। कितने का हो गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री का हो गया जब इस भाई ने 10 मिनट के बाद देखा तब। ओके, 10 मिनट के बाद देखा तब। तो ये 30 और 60 का होता है तो उसमें साइड का रेशियो होता है, ये रूट का 3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2 डिस्टेंस चलने में उसको 10 मिनट का समय लगता है। तो 5 ये एक डिस्टेंस चलने में 5 मिनट का समय लगेगा, ठीक है ना, 5 मिनट का समय लगेगा। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा 15 मिनट का। यही तो हमसे पूछा है, यही पूछा है कि नाव द्वारा किनारे पर पहुंचने में लिया गया कुल समय क्या है। नाव यहाँ से चलते 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 यहाँ पर जब पहुंचेगी तो उसे टोटल कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब नाव को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, तो 1 चलने में 5 मिनट का समय लगेगा। तो 10 मिनट और 5 मिनट 15 मिनट आ जाएगा। तो 15 मिनट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये जो साइड के रेशियो वाले हैं इसको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको कि कब कब क्या क्या रेशियो रहता है। तो ये वाला एक मैंने बनाया ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री का है और ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का है, हमेशा परपेंडिकुलर के पास वाला एंगल बड़ा होगा, ठीक है ना। जैसे परपेंडिकुलर के पास में ये वाली साइड पास में है तो ये एंगल बड़ा होगा, ये दूर है तो एंगल छोटा होगा। तो इसमें रेशियो रहता है रूट का 3, 1 और 2 का, ठीक है ना। आप x भी मान सकते हो, यहाँ पर x, यहाँ 2x और यहाँ रूट का 3 ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है। आप x भी लगा लो यहाँ पर ये, और इसको 1 को आप क्या लिख लो, 1 को आप x लिख लो और यहाँ पे 2x लिख लो। गलती नहीं होगी इससे गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर
ये वाला 30-60 का रेशियो ना होकर के ये वाला रेशियो आपका 30 और 45 का होगा, तब क्या रहेगा साइड, ये 30 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का है, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है ना। तो ये x होगा और ये x होगा। अब ये 30 के सामने x है तो पूरा 60 होगा, 60 के सामने पूरा कितना होगा, x रूट का 3। तो x रूट के 3 में से x जाएगा तो x बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा रूट का 3 माइनस का 1। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये होगी और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आपकी ये x होगी। समझ रहे हो, ये जो डिस्टेंस है ना ये यहां से लेकर के यहां तक की है, ये जो डिस्टेंस है ये वाली। अभी समझ में आ रहा है। अभी ऐसे ही अगर ये मैंने किसका बता दिया, 30-60 का बता दिया और 45 और 60 का भी बनेगा एक, तो 45-60 का भी लिख लो आप, एक बार में है ना, रिवीजन हो जाएगा आपका ठीक से। ये होना बहुत जरूरी है। ये वाला एंगल 60 का, ये वाला एंगल 45 का, अगर हमको ऐसे दे रखा है तो 60 के सामने तो रूट का 3x आ जाएगा, ये वाली x आ जाएगी। अब इसके सामने ये है तो पूरी साइड में कितनी हो गई, रूट के 3x। तो उसमें भी यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी आपके x, अगर हम बाहर ले लें तो ब्रैकेट में रूट का 3 माइनस का 1 बचेगा, ये आपके ये आ जाएगी, ठीक है। अभी समझ में आ गया, ये आपको मैंने रिवीजन करा दिया है, ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, जैसा आपको बेटर लगता है वैसा कर लेना आप। 30 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक आदमी 30 डिग्री का उन्मुख कोण पर एक बच्चे को जमीन पर खेलता हुआ देख रहा है। मीनार के तल और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 30 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, बैठा हुआ है व्यक्ति, और कोई बच्चा है जो यहाँ पर खेल रहा है, ठीक है ना। कोई बच्चा है, कोई बच्चे को कैसे बनाऊं मैं बच्चे को नहीं बना सकती भाई। यहाँ पर यहाँ से एक व्यक्ति ने, यहाँ पर जो व्यक्ति था इसने यहाँ पर एक बच्चे को खेलता हुआ देखा, ठीक है ना, मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना। एक चाइल्ड को खेलते हुए यहाँ पर इसने देखा। तो 30 मीटर की ऊंची मीनार, ये 30 मीटर ऊंची मीनार है और 30 डिग्री का अवनमन कोण पर इसकी आंख पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा। उन्नयन कोण इज इक्वल टू अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन आपका होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री हो गया। 30 के सामने अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा और ये वाली साइड होगी आपकी 30 रूट के 3, ये वाली साइड। ये आपका आंसर आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है मीनार के तल, मीनार के तल और बच्चे के बीच की दूरी। मीनार का तल ये हो गया, बच्चा ये हो गया, दूरी 30 रूट का 3। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखो ये भी अगर आपको पता नहीं है तो आप महामूर्ख है, पेपर दे के आए, इतना पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता है तो ड्यूटी हमारी क्या, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये एंगल अगर हमारा 30 डिग्री का है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो साइड का रेशियो x होगा और ये x रूट का 3 होगा और ये 2x होगा, ठीक है जी। ऐसे ही दूसरा बनाएंगे एक और, ये वाला एंगल अगर हमारा 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा, तो उस केस में ये वाला एंगल x रूट के 3 होगा, ये x होगा और ये 2x होगा, ठीक है। अब ये 2x ठीक से बन जाओ, इतनी बेइज्जती मत कराया करो, ये 2x होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 45 और 45 का ले लिया जाए केवल, तो ये वाला एंगल अगर हमारा 45 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का है, तो ये x होगा, ये x होगा और ये x रूट का 2 होगा, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। सभी में ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ये आप याद रखेंगे। रिवीजन भी कराते चल रही हूँ मैं साथ साथ में और आपको सॉल्यूशन भी करा रही हूँ साथ साथ में। ए और बी 18,750 रुपए में एक कार्य को करने का निर्णय लेते हैं। ए इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने इसे 8 दिनों में पूरा किया। सी को उसके हिस्से के कार्य के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो ए है और बी है और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, तीनों ने मिलकर काम किया है। ए अगर अकेला करता है तो 20 दिन में कर सकता है, बी अगर अकेला करता है तो 30 दिन में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से इन्होंने 8 दिन में काम को क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। टोटल जो वर्क आएगा वो आ जाएगा इनका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 12 120, ठीक है ना, 120 आ जाएगा। इससे काटोगे तो कितने बार जाएगा, 2 छिक्के 12, 3 चौक 12 और 8 एक अनार 8 5 40, 15 बार जाएगा। अभी देखो जब
2 या 3 व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, इक्वल समय के लिए काम करते हैं, तो उनको पैसा उनकी इफिशियंसी के रेशियो में दिया जाता है। जैसे आप है और आपके दोस्त है कहीं काम करने के लिए गए हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आपने काम किया है, तो टोटल जो टाइम आएगा वो 8 घंटे हो गया। आपने सभी ने 8 घंटे काम किया, ठीक है ना। तो अब नॉर्मली ऐसा होता है कि सबको 500 रुपए पे लेके या 1000 रुपए लेके वैसे दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि जब इक्वल समय के लिए काम कर रहे होते हैं बंदे, तो पैसा उनकी इफिशियंसी के रेशियो में दिया जाता है कि किसने कितनी ताकत से काम किया है। जिसके पास ज्यादा इफिशियंसी हो, ज्यादा ताकत हो, वो ज्यादा काम करेगा, है ना। वैसे दिया जाना भी ऐसे ही चाहिए कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पेमेंट दिया जाना चाहिए। बट ये भी सही है कि अब कोई व्यक्ति कमजोर है तो इसको कम पैसे मिलेंगे, दुखी होगा, तो ये भी एक सही है कि चलो इक्वल समय के लिए काम किया है तो आजकल फिक्स कर देते हैं कि भाई 8 घंटे का इतना पैसा आपको मिलेगा, ये भी सही है। फिर उसमें वो नहीं रहता है कि अंदर जो व्यक्ति कमजोर होगा उसको दुख नहीं होगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। तो बट कुछ सच में है ना, इफिशियंसी के हिसाब से पैसा आपको देना है, इक्वल समय के लिए काम करेंगे तो। जैसे एबीसी ने 8 घंटे 8 दिनों तक काम किया है, ठीक है ना, तो इनको इफिशियंसी के अकॉर्डिंग पैसा दिया जाएगा। ए की इफिशियंसी 6 है, बी की इफिशियंसी 4 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 5 लिखना है, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब मैं यहां से कह सकती हूँ सबकी इफिशियंट टोटल कितनी है? 15। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 15 का जो वैल्यू है वो है 18,750। तो 5 की कितनी आ जाएगी? अब ये है इसका 1/3 गुना, ठीक है ना। तो इधर भी कितना करेंगे हम? 1/3 करेंगे। तो 3 का 18, 3 दूनी 6, 5 15, ये 6,250 रुपए सी को जो है दिए जाएंगे, ठीक है। 6,250 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो जितनी इफिशियंसी से काम करेगा उसको उतना पैसा दिया जाता है, अगर व्यक्ति इक्वल समय के लिए काम कर रहे हैं तब, ठीक है। चलो देखो, एक गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबवृत्तीय शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। एक गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वाह क्या क्वेश्चन है, देखो खतरनाक। ये मैंने गोला बनाया एक, और ये मैंने एक शंकु बनाया, ठीक है। शंकु, ये इसको रट लेना, गोला शंकु बेलन, ये बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, है ना। इसे क्या करना है? रट डालना है इसके फॉर्मूले सारे के सारे। इसको एकदम, ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, अच्छा सा बन जाओ भाई, इतनी बेइज्जती मत कराया करो। ये मेरे हाथ है ना, एक बार में कुछ भी अच्छा नहीं बना सकते। ये मैंने बना दिया शंकु, ठीक है। रेडियस दोनों की बराबर है, इसकी रेडियस भी 3√2 है और इसकी रेडियस भी 3√2 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी स्लेंट हाइट हो जाएगी, ठीक है। अभी हमसे कहा जा रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr², ठीक है ना। और लंबवृत्तीय शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका टीएस है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सीएस टीएस सब बराबर ही होता है, तो टीएस कह लो या सीएस कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। सब इसका बराबर बराबर होता है, बराबर इसका सीएस भी होता है, ठीक है। तो टीएस इसका होता है πrl प्लस का πr², ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये आ जाएगा, यहाँ से πr में बाहर ले लूं तो l प्लस के r ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है? बराबर बराबर है, ऐसा हमसे बोला। तो सबको की ऊंचाई क्या है ये हमसे कहा जा रहा है, तो मैं यहां से ये लिख सकती हूं कि 4πr² बराबर πr ब्रैकेट में l प्लस का r, ऐसे लिख सकती हूँ। तो पाई से पाई और r से ये स्क्वायर चला जाएगा, तो 4r, r कितना है? 3√2 बराबर l प्लस का r कितना है? 3√2, ठीक है। तो l बराबर कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 12 में से 3√2 जाएगा तो 9√2 आ जाएगा l बराबर। अब l बराबर अगर 9√2 है तो यहां से l बराबर होता कितना है? h का स्क्वायर प्लस के r का स्क्वायर होता है l बराबर, ठीक है ना, ये होता है। तो यहां से l बराबर मतलब कि 9√2 या फिर l का स्क्वायर बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिखूंगी l का स्क्वायर बराबर, तो
थोड़ा सा वहां से कैल्कुलेशन बच जाएगी हमारी, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे याद करो, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, दोनों तरीके से एक ही बात है, स्क्वायर हटेगा रूट में चला जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक ही बात है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 में 81, 81 दूनी कितना आ जाएगा, 2 1 2 और 8 दूनी 16 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मतलब 9 दूनी 18, ये आ जाएगा, ठीक है। 18 इधर आएगा तो माइनस करेंगे तो 144, एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 144, और ये हमारे पास 12 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा और यहाँ पर हाइट बराबर कितना आ जाएगा 12, ये आपका क्या होगा आंसर। हमसे शंकु की ऊंचाई पूछी थी, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से इसको हटा के ऊपर ही लिख देती हूँ क्योंकि जगह जो है इधर कम है बहुत। हट जाओ भाई, ऐसे मत करा करो, हटते नहीं है ना, ये जिद कर जाते हैं, बोलते हैं नहीं हम नहीं हटेंगे, हम कहते हैं हट जाओ तो मानते नहीं है, हमको फिर हाथ से हटाना पड़ता है वो ठीक से। अभी ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, इधर हमने फॉर्मूले लिखे, इधर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोला, ये मैंने अर्धगोला बना दिया, ठीक है ना। रेडियस क्या है इसकी, रेडियस है इसकी 3 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, देखो मैंने पिछली क्लास में भी कराया है, ये वॉल्यूम होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, सारी चीजें मैं आपको करा चुकी हूँ, सारी चीजें, कोई भी मुझसे ये नहीं कहेंगे मैम बार बार वही चीजें रिपीट करो, ठीक है ना। सिलेबस देखना है अच्छे से, मैंने सिलेबस कराते समय आपको एक कहा था, बार कहा था, सीरियसली कंप्लीट कर लो चीजों को, इससे बाहर नहीं जाएगा, बट सुनते ही नहीं है। जितने भी मैंने पिछला सेट कराया था और ये सेट भी करा रही हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने क्लास में नहीं कराया है, सिलेबस में मैंने नहीं कराया हो। अब आपकी मर्जी है, पेपर दे के आए होंगे आप, ठीक है ना, आरआरबी एनटीपीसी का, और जो जिनका पेपर होता जा रहा है ना, मेरे को वो भेजना पेपर, मेरे को मेल पे भेजो, मेल आईडी पड़ी हुई है उस पर भेजो, मैं आपको क्लास में सॉल्व करके बताऊंगी, आंसर की आएगी ना मेरे को भेजना उसको, ठीक है ना। मैं एक एक क्वेश्चन से आपको बताऊंगी, 3 चैप्टर मैंने छोड़े हैं, प्रोबेबिलिटी और क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इन 3 चैप्टर के अलावा मैंने ये 3 चैप्टर भी बताए थे कि किस किस से कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। बाकी पूरा मैंने करा के दिया है, और जितना मैंने कराया है ना इन 3 चैप्टर के अलावा कोई भी क्वेश्चन मेरे कराए हुए से बाहर नहीं गया होगा, आप चेक कराना मेरे को। 2/3 फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं भावना में बह जाती हूँ। 2/3 और पाई की वैल्यू, पाई में सॉल्व नहीं करना, पाई को पाई रखना है, और आर क्यूब मतलब कि 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 9 दूनी 18 पाई, 18 पाई आपका आंसर होगा, ठीक है। 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो क्यूब में रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पानी पी लूं थोड़ा सा, चलो मुझे लगी है प्यास और मैं पीऊंगी पानी अभी, तब तक आप लोग इसको देख लो अच्छे से, निहार लो। चलो जी क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला, पाइप ए टंकी का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी समान टंकी को 12 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी, हमसे कहा जा रहा है। तो ए की अगर हम बात करें तो ए अगर 50% भाग को 4 घंटे में भरता है, 4 घंटे में भरता है, ठीक है, तो पूरे 100% भाग को कितने घंटे में भरेगा, 8 घंटे में भरेगा बाबा। इधर डबल तो इधर भी डबल आ जाएगा, ठीक है। अब उसको सॉल्व करेंगे। ए जो है 8 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, दोनों पाइपों के साथ खोल दिया जाता है तब खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो पानी कितना आएगा, इनका एलसीएम मतलब कि 24, तो इससे काटेंगे 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, टोटल इफिशियंसी 5 आ जाएगी। तो टाइम कितना लगेगा, 24/5 मतलब 5 चौक 20 और 4/5 का मतलब होगा 12 चौक 48 मिनट। तो 4 घंटा 48 मिनट का समय इनको लगेगा। ओके, 4 घंटा 48 मिनट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपको बेसिक की नीड नहीं है, कोई भी कहेगा ना मैम बेसिक से सीरियसली मत ले जाना बाबा, मजाक मजाक में बोल रही हूँ, ठीक है।
मजाक मजाक में बोल रही हूँ, सीरियसली मत ले जाना, ठीक है। मतलब थोड़ा बड़े हो गए ना, अब देखो प्री दे के आए हैं तो बेसिक आपको नहीं चाहिए होगा बिल्कुल भी। सिलेबस भी मैंने करा दिया है, सिलेबस बेसिक से कराया है, तो वहां पर देखा होगा आपने, तो इसलिए हर चीज को बिल्कुल बेसिक से नहीं चलेंगे, हर थोड़ा सा समझेंगे चीजों को। और यहाँ से मैंने 5 कैसे लिख दिया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसा पूछोगे तो सच में गुस्सा करेंगे फिर हम। मतलब मेरे को गुस्सा करना नहीं है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है गुस्सा करना, बट आपको समझाना पड़ता है ना, क्योंकि मन है ना आपका भटकता रहता होगा बहुत ज्यादा। कभी कहता होगा 10 मिनट रील देख लो उसके बाद पढ़ूंगा, कभी दोस्तों के साथ गप्पे लगा लूं उसके बाद पढ़ूंगा, तो ये सब नहीं करना है। जब सिलेक्शन नहीं हो जाता ना, तब तक सबको साइड में रखना है और पूरा फोकस किस पे लगाना है, अपना स्टडी पे लगाना है, ठीक है। मैक्सिमम जितना दे सकते हैं उतना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जिम्मेदारियां भी होती है तो वो भी हमें करना पड़ता है, जैसे कुछ बच्चे जॉब भी कर रहे होते हैं तो वो भी करना होता है, तो अपना जॉब भी करना है, उसके बाद में जितना भी टाइम हमें मिल रहा है वो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी पर लगाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति स्थिर जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति 5/6 मीटर प्रति सेकंड है। धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो स्थिर जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, मतलब कि नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर स्थिर जल में बोला जा रहा है तो पानी बिल्कुल स्टेबल है, हिल डुल नहीं रहा है, नाव चल रही है, तो उसमें केवल नाव की स्पीड काम करेगी, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारे पास बोट है, बोट, उस बोट की जो स्पीड है वो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना ये। और धारा की गति है 5/6 मीटर प्रति सेकंड। तो जो स्ट्रीम है, ठीक है ना, धारा, ठीक है ना, उसकी गति है 5/6 मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में और डिस्टेंस भी किलोमीटर में दे रखी है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। 6 तिया 18 और 5 से 5 जाएगा, तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमसे कहा जा रहा है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो क्या होता है, चालों का डिफरेंस लिया जाता है, क्योंकि धारा ऐसे चल रही है, नाव को ऐसे चलाना है, तो नाव को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। पानी की जो स्पीड है, तो अगर नाव जो है धारा की स्पीड में ही बहेगी तो धारा की चाल भी नाव की चाल में ऐड कर दी जाएगी, क्योंकि उसे कम ताकत लगानी पड़ेगी और इजीली चल पाएगी, समझ रहे हो। जब विपरीत दिशा में चलती है तो ज्यादा ताकत उसे लगानी पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारे जो पानी में तैरते हैं लोग, उनको पता होगा, स्विमिंग करते हैं उनको पता होता है कि जब वो पानी के साथ तैर रहे होते हैं तो उनको पैर फड़फड़ाने की जरूरत थोड़ी कम पड़ती है। जब वो पानी के अगेंस्ट तैर रहे होते हैं तो ज्यादा उनको एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये मेरे को 36 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है चलानी है धारा के प्रतिकूल, ठीक है। तो धारा की चाल 11 और नाव की चाल 3। टाइम हमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, 36 बट्टे कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। 8 तो सही से लिख जाओ भाई, 8, तो 8 चौक 32 और 8 पंच 40, 4.5, 4.5 का मतलब होगा 4 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4.5 का मतलब 4 घंटा 30 मिनट। अभी समझ में आ गया, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट, जब के जो है 0 से बड़ा है, 11, 15, 20, 30 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में होती हैं, अनुपात में होती है। 2k + 2 और 3k स्क्वायर के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात करें, ये हमसे कहा जाता है। मीन प्रोपोर्शनल हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसका और इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये वाली संख्याएं 11, 15, 20 इधर से लेते हैं, 11, 15 और 20 और 30, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए या प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, सेम ही तरीका लगेगा, ठीक है ना। तो क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए, अगर घटाया जाए बोल रहा है या जोड़ा जाए बोल रहा है, सेम तरीका जो बताऊंगा वो एक अप्लाई करना है। तो यहां से डिफरेंस लेंगे 4 का आएगा, यहां से डिफरेंस लेंगे 10 का आएगा, फिर इनका रेशियो ले लो 2 और ये 5, ठीक है ना। अब इसका मल्टीपल इसके साथ करो, इसका मल्टीपल इसके साथ करो, इन दोनों का डिफरेंस लो पहले, कितना आ रहा है 3, मल्टीपल करेंगे 20 दूनी 40 आएगा, मल्टीपल करेंगे 11 पन्ना 55 आएगा।
अब इस 3 की वैल्यू क्या आएगी, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 15। 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की कितनी आ जाएगी 5। बस ये 5 आपका आंसर हो गया। आंसर नहीं मतलब के की वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू। के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। अगर के की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है तो 2 इंटू का 5 प्लस का 2 और ये कितना आ जाएगा 12 और 3 इंटू का 5 का स्क्वायर 25 3 75, ये मेरे पास आ जाएगा। इसका मेरे से चाहिए मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपात, ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ। वो होगा रूट का AB मतलब कि 12 इंटू का 75। अब 75 दूनी 150, 15 छक्के 90, 900 का मतलब होगा 30, बाहर आ जाएगा 30 निकल के। देखो ऐसे जल्दी से कैलकुलेशन करनी होती है। मैंने क्या किया, इसको तोड़ लिया। 75 दूनी 150, 150 करा 200 से डिवाइड किया 6 बचा, तो 150 15 छक्के 90 और 0 था, 90 और 0 900 हो जाएगा। 900 मतलब 30, 30 का स्क्वायर 900 होता है। ऐसे फटाक से दिमाग में कैलकुलेशन करके बाहर निकाल के आंसर टिक करके रख देना है, ठीक है। चलो ये मीन प्रोपोर्शन वगैरह सब करा चुकी हूँ मैं आपको, फिर भी नहीं कराऊंगी मैं, फिर भी नहीं कराऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी, ठीक है। आओ, वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर सारी चीजें मैंने करा दी हैं आपको। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, सिलेबस को सीरियसली ले लो। जो मैंने कराया है वो आपके मेंस तक के पेपर के लिए कराया गया है। अगर आपने वो ठीक से कर लिया तो मेंस तक की सारी चीजें आप उससे अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। एक किसी टीचर पे आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे मेरे पे करो चाहे किसी और पे करो। मेरे पे करोगे फायदे में रहोगे, क्योंकि मैं आपको भड़काने वाली चीजें नहीं बताती हूँ। मेरे पे नहीं करना है, किसी और पे करना है तो वहां भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे पास आपको सिर्फ पढ़ाई की चीजें मिलेंगी, नो बीच में बकवास, नो बुक्स का एड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा मेरे पास। आपको मेरे पास ओनली आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। बीच बीच में जो आजकल टीचरों ने रदन मचा रखा है ना, कट ऑफ इतनी जाएगी, पेपर ये आ रहा है वो आ रहा है, मतलब बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाए देख देख करके कि उन्हें पढ़ने पे मन ही नहीं लगे। आधे बच्चे सोचे पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, ये सब मूर्ख बनाने वाली चीजें मेरे चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी। तो अगर आप सीरियसली सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आंख बंद करके मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, आपको उतना मिलेगा सफिशिएंट। और जो मैं नहीं करा पाती हूँ ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ से करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मुझे अपनी वाहवाही चाहिए कि नहीं भाई मैं नहीं आ रही चीजें फिर भी मैं आपको करा के दूंगी, नहीं। जो चीज एग्जाम के लिए चाहिए और मैं नहीं करा पा रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने नहीं कराया है, आपको करना है कहीं से, समझ रहे ना। क्योंकि किसी को भी गुमराह करके रखना भी एक पाप होता है, समझ रहे ना। लोग पता नहीं कैसे जी लेते हैं। मैं तो किसी को एक दिन कुछ भी किसी को कुछ बोल भी दो ना, मेरे को नींद नहीं आती है सच में। रात में ऐसा लगता रहता है ना, अजीब अजीब सा अंदर से कि ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे, है ना। लोग पता नहीं कैसे ऐसे जी लेते हैं सच में। यहाँ आएंगे और उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किए जाने पर 4,750 रुपए की राशि पर 5 से 1/2 वर्षों के बाद परिपक्वता पर देय राशि 6,840 रुपए थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष प्रतिशत दर क्या थी, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, वार्षिक साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है और 4,750 रुपए की राशि पर 5 सही 1/2 वर्षों के बाद परिपक्वता देय राशि 6,840 रुपए थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष प्रतिशत दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है। मतलब प्रिंसिपल हमें दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 4,750 रुपए, टाइम है 5, 10 और 11/2 वर्ष का। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लिए, बराबर क्या होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 6,840 में से 4,750 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसमें से इसको। तो 0 का 0 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 7 में से 7 जाएगा 0 और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है हमको तो 25 से काट सकते हैं हम इसको, 25 से इसको काटो, 25 एकन 25, फिर 17 और 5 कितना 22, 25 निम्मा 225 और 0 से 0 इधर उड़ा दो, ये 0 मैंने इधर से ये वाला उड़ा दिया, ठीक है। फिर 25 चौका 100, 19 से इसको काटो, 19 एकन 1900, 19 एकन 1900, फिर ये वाले 11 से ये वाले 11 काट दो, बस आर बराबर कितना आ गया, 4 दूनी 8%, 8% ये आपका आंसर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा।
ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, इतने लल्लू अष्ट काम मेरे से मत करवाया करो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बट्टे 100, PRT बट्टे 100, ठीक है। ये इतने लल्लू अष्ट काम मत करवाया करो बाबा। चलो, किसी राशि पर 3 सही 1/3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर 5 सही 1/2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 1840 रुपए कम है, राशि ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 3 सही ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू का टाइम, साधारण ब्याज यही होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 का 9 और 1 10/3 इनटू का 15, ठीक है। तो 5 50% आ जाएगा टोटल, ठीक है ना। 50% ब्याज यहाँ मिला होगा इसको, और यहाँ पर कितना मिला होगा 11/2 इनटू का 12%, और यहाँ भी परसेंट, तो 6 और 11 छक्के 66% ब्याज यहाँ मिला होगा इसको। डिफरेंस मेरे को दे रखा है, ये 840 रुपए कम है डिफरेंस। यहाँ पे कितना कम है, ऊपर वाला 16%। इस 16% की वैल्यू मुझे दे रखी है 1840 रुपए। तो राशि अपने आप में कितनी होगी, 100%। 100% होगी ना बाबा। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, 16 एकन 16, 2 बचेगा यहाँ पर, फिर 16 एकन 16 और 16 पंजू 80। तो यहाँ पे 115 और 00, ये आपका 11,500 राशि आ जाएगी। 11,500 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 11,500 लिखा है बाबा, ठीक है। कुछ और मत समझ लेना, आपको भरोसा नहीं है ना आप लोगों का, कुछ भी समझ सकते हो भाई, यू आर टैलेंटेड। देखो फिर भी है ना 5 अच्छा नहीं बन रहा है, अच्छा बन जा भाई, दिक्कत क्या है अच्छा बनने में, अभी ठीक है, अभी समझ में आ रहा है ना। 11,500 लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन का मुख्य विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है तो घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन, ये मैंने बनाया एक घन, ऐसे ऐसे बनाएंगे हम अच्छे से। सबसे पहले फिगर बनाना बहुत जरूरी है, फिगर नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो फिगर बनाना है सबसे पहले। एक घन हो गया, सभी साइड इसकी क्या रहती है, इक्वल होती है। तो मैंने ए मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको ए मान लिया। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, किसके वॉल्यूम की, घन का, क्यूब का वॉल्यूम, ये क्यूब है, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब, ठीक है ना। इसका एक ये विकर्ण भी रहता है, विकर्ण, ठीक है। इसका LSA और इसका TSA भी होता है। LSA मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया, तो ये हो गया हमारा LSA, या इसको हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो LSA मतलब कि 4A² और TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो ये आपका 6A² आपका हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, LSA हो गया, TSA हो गया। विकर्ण भी इसमें होता है, एक डायगोनल भी होता है विकर्ण, ठीक है। इसको हम लिखेंगे क्या, विकर्ण। तो विकर्ण क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा आपका A√3, ओके। ये मेरे फॉर्मूले आपको लिखवा दिए। अब जो पूछा है वो हम सॉल्व करेंगे। तो यदि घन का मुख्य विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब कि A√3 बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो A बराबर कितना आ जाएगा, √3 बट्टे 12/√3 आ जाएगा। अब वॉल्यूम मेरे से पूछा है, तो वॉल्यूम होता है A क्यूब, इधर क्यूब और इधर भी क्यूब कर दो, तो ये आ जाएगा 12 इनटू का 12 इनटू का 12 बट्टे क्यूब मैंने करा है, तो 3 बाहर आ जाएगा और √3 ये हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो 3 चौक 12, इससे काटेंगे तो 3 चौक 12 होता है, तो 3 तो कट जाएगा और ये 4√3 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो 4 चौक 16 और ये 16 इंटू 12 करेंगे तो 60 और 16 दूनी 32, 192 √3, ये 192 √3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा विकर्ण था। A√3 इक्वल टू मैंने 12 लिखा। वॉल्यूम होता है A क्यूब, तो मैंने √3 इधर ले गई, तो A क्यूब बराबर 12/3, फिर मैंने इसका भी क्यूब करा, इधर भी क्यूब करा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में बाबा, तो कुछ नहीं कर सकते। सिर है ना, थोड़ा सा दीवार में मारो, जोर से मारो, ताकि आपकी याददाश्त वापस आ जाए। इतना जोर से नहीं मारना है कि याददाश्त चली जाए। एक विक्रेता एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 403.20 रुपए में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैं यहां से देखो, एक विक्रेता एक वस्तु पर उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद में
403.20 रुपए में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस है। तो मार्क्स प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क्स प्राइस आ जाएगा हमारा 400, छूट मार्क्स प्राइस पे दी होगी ना, तो मार्क्स प्राइस 403 और पॉइंट के बाद 20 का 100%, ठीक है। और ये 16% की छूट दी है इसने, तो 84% होगा, ठीक है ना, 84% की वैल्यू होगी, समझ रहे। ये आ गया हमारे पास में, ये है 84% की वैल्यू और 16% 100% की हमें चाहिए थी, ये मार्क्स प्राइस आ गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, मतलब कि मार्क्स प्राइस पर ही बेचा होता, इतने में ही बेचा होता, तो उसे क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। मतलब ये जो मार्क्स प्राइस है ये किसके बराबर है, ये है सीपी के 28% का लाभ होता, मतलब कि 128% के बराबर। ये देखो एक लाइन में से सेट कर दिया मैंने, ऐसे सीखना है, तोड़ तोड़ के करना। कर पाते हैं आप लोग ऐसे? अगर ऐसे कर पा रहे हैं तो आप एक अच्छे विद्यार्थी अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छे से पेपर को क्रैक कर लेंगे, ठीक है। देखो इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो यहां से पॉइंट हटा दो, ये 2 जीरो उड़ा दो, उड़ा दिए। अब तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बाबा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 4 दिया और 4 दूनी और 4 से काटेंगे 25 बार, ठीक है। फिर 32 से इसको काटेंगे, कट सकता है क्या, कटना तो चाहिए। 16 से काट दो, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 8 बचेगा यहाँ पर, 16 पंजू 80, फिर 3 बचेगा, 16 दूनी 32, कट गयो, ठीक है ना। फिर उसके बाद 32 से ही कटता है पूरा, 2 से और काट दो इसको, 2 1 2, 2 2 4, 2 छिक्के और 0 चिपका दो यहाँ पर। 0 तो चिपका नहीं है ना, हाँ, क्योंकि वो हटाया ना हमने। फिर सीपी बराबर कितना आ जाएगा, सीपी बराबर आ जाएगा इससे 84 से कटेगा क्या, ये 12 7 84 और 12 1 12 और 0 12 5 105, 7 से काटेंगे तो 7 1 7 15 पैंतीस 15 बार कटेगा, ठीक है। तो ये 25 इंटू का 15, सीपी आ जाएगा 25 इंटू का 15। बहुत घटिया वाली कैलकुलेशन होगी सच में। 15 दूनी 30, 300 और 15 चौका 60 15 75, 375, ये आपका आंसर 375। 375 ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो होगा 375। कैलकुलेशन थी थोड़ा सा पॉइंट वन में, तो मैंने कर दिया इसको, ठीक है, ठीक है। काटने में ऐसा ऐसा हो गया है, क्वेश्चन हमारा इतना और इतना था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, या अच्छा लिख दो, अच्छा लिख देती हूँ, ठीक है। नहीं तो आपकी अंतरात्मा अंदर अंदर रोएगी, कहेगी मैम पता नहीं क्या खिचड़ी बना के चलेगी इधर से। देखो जी क्या था हमारा था सीपी का, पेन आ जाओ भाई, पेन। सीपी का 128% इज इक्वल टू मार्क्स प्राइस, और मार्क्स प्राइस था 403.20 का 100%, ये वैल्यू थी मेरी 84% की, ठीक है। ये था, इसको सॉल्व हमने करा था तब हमारे पास ये हमको मिला था, ठीक है। मैंने साफ साफ लिख दिया है। अभी हम नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चंस। एक वस्तु को 12,300 रुपए में खरीदता है, वह ढुलाई में 200 रुपए खर्च कर देता है, मतलब व्यय कर देता है। वह इसे बी को 10% लाभ पर बेचता है, जो इसे सी को 6% के लाभ पर बेचता है। सी उस पर क्रय मूल्य से 2,915 रुपए अधिक मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है। सी के द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करिए इसको। ए ने वस्तु 12,300 रुपए में खरीदी, 200 रुपए उसने उस पर लाने ले जाने में खर्च कर दिए, तो सी ए के लिए जो सीपी होगा वो होगा 12,500 रुपए, ठीक है ना। बी ने 10% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने सी को 6% के लाभ पर बेच दिया, तो सी का जो सीपी होगा, मतलब कि क्रय मूल्य होगा, वो आ जाएगा 12,500 रुपए, ठीक है। 12,500, 200 रुपए इसमें ऐड करेंगे तो 12,500 रुपए का 110%, क्योंकि बी को 110% 10% लाभ पे बेचा है तो 110% हो जाएगा, ठीक है ना। फिर सी को 6% के लाभ पर बेचा है तो इसका 106% हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी का सीपी, ठीक है ना, मतलब कि क्रय मूल्य। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 0 0 उड़ाएंगे इधर से, फिर 25 पंजे और 25 चौका, और फिर इस 4 से इसको उड़ाएंगे 55 और ये 153 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास 53।
इसके कैलकुलेशन करेंगे तो 25 इंटू का 11, 25 इंटू का 11 में मैंने तोड़ दिया इसको। फिर 25 का इसका इधर कर दूं तो 25 तिया 75, 7 और 25 पंजे 125 और 7 कितना होगा 132। इसका इसके साथ करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 5, 7, 5, 4 और 1, 14,575 रुपए सी का सीपी है। ठीक है, ऐसे तोड़ के कैलकुलेशन करनी है। जब संख्याएं बड़ी बड़ी है तो इन्हें तोड़ लेना है। ठीक है, तोड़ करके ही कैलकुलेशन करोगे तो जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो जल्दी नहीं होगी, फिर अटक जाएंगे आप उसमें। कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो तोड़ना है संख्याओं को। तो सी का सीपी आ गया 14,575। अभी क्या है, इसने क्रय मूल्य पर 2,915 रुपए अधिक मूल्य अंकित किया है, मतलब कि बढ़ा के लिख दिया है। ठीक है, तो सी के लिए जो मार्क्स प्राइस होगा, मार्क्स प्राइस वो आ जाएगा 14,575 प्लस का कितना है 2915, तो ये आ जाएगा आपका 0 और 8 और 1 9 और ये आपका 9 और 5 14, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा तो 6 और 1 7 और ये आपका 17,490 रुपए। 17,490 रुपए सी का क्या है, मार्क्स प्राइस है, मार्क्स प्राइस है। अब इस मार्क्स प्राइस पे इसने 10% की छूट भी दी है, 10% की छूट दी है, तो इसका जो एसपी होगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 17,490 माइनस का 10%। और 10% होगा कितना इसका, 10% होगा एक के बाद एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो तो 1749, तो 1749 इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, फिर यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा और 6 में से बन जाएगा तो 5 आ जाएगा 1, 15,741 रुपए सी का क्या होगा, एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस। उसके द्वारा अर्जित लाभ कितना है ये हमसे कहा जा रहा है। तो सीपी था इसका, क्रय मूल्य था 14,575 रुपए और सेलिंग प्राइस है इसका 15,741 रुपए। इनका हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेंगे तो 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा लास्ट में और 6 एक में दे रखा है, ये आपका आंसर होगा 1166 रुपए। ठीक है जी, कर पाएंगे ऐसे। देखो लास्ट वाली डिजिट पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि पहले मैं इसमें से पूरा ऐसे माइनस करूंगा तब जा करके ही अपना आंसर टिक करूंगा। मुझे पता है कि ऑप्शंस के सभी लास्ट का डिजिट जो है अलग अलग है, यहाँ पे 0 है और 0 हमारे में बन नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा लास्ट में, 6 की में दे रखा था तो अपना आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जिद करके नहीं बैठ जाना है कि नहीं मैं पहले पूरा सॉल्व करूंगा उसके बाद ही टिक करूंगा। दो संख्याओं का योग 72 है, संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। तो रेशियो मेरे को दे रखा है 3:5 का, इसको मैं ऐड करूं तो 8 आ जाएगा, तो मैं यहां से कह सकती हूँ कि 8 की वैल्यू क्या है, 72 है। 8 की वैल्यू 72 है तो 1 की कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 1 की 9 आ जाएगी तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर मेरे से पूछा है, अंतर कितने का है, 2 का है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। यही क्या होगा आपका आंसर। तो कुछ क्वेश्चन आपको इतने लल्लोएस्ट भी देखने को मिलेंगे, ये एकदम लल्लोएस्ट वाला सवाल था जिसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। किरण की शादी 20 वर्ष पहले हुई थी, आज किरण की आयु उसकी शादी के समय की आयु की 11/7 गुनी है, आज से 10 वर्ष के बाद किरण की आयु क्या होगी। तो ये है हमारे पास एक बहन जिसका नाम है किरण, और इनकी शादी कब हुई है भाई, इनकी शादी हुई है अभी से 20 वर्ष पहले। ठीक है ना, अभी से 20 वर्ष पहले, मतलब कि ये मैं इनकी प्रेजेंट एज लिख दूं, ठीक है ना, प्रेजेंट एज, और इधर शादी के समय की एज, जब इनकी शादी हुई थी तब। तो रेशियो अगर लूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि प्रेजेंट एज अगर इनकी 11 है तो शादी के समय इनकी एज कितनी थी, 7 थी। ठीक है ना, तो डिफरेंस इनका कितना आ जाएगा, 4। यहां से कितने साल पहले हुई है, 4 साल पहले। 4 की वैल्यू मुझे दे रखी है 20 वर्ष। 4 की वैल्यू अगर 20 वर्ष है तो 1 की कितनी आ जाएगी, 5। 1 की वैल्यू अगर 5 हो तो 11 की कितनी आ जाएगी, 11 पन्ना 55। अब 11 पन्ना 55 मतलब कि ये बहन प्रेजेंट में 55 साल की है। तो हमसे कहा जा रहा है कि आज से 10 वर्षों के बाद किरण की आयु क्या होगी। आज से 10 वर्षों के बाद तो 10 वर्ष और इसमें ऐड कर दो, कितने की हो जाएंगी, ये 65 की हो जाएंगी, और ये आपका क्या होगा आंसर 65, मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका
राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट एज अगर हमसे पूछी जाती है तो 55 साल होती, बट हमसे प्रेजेंट एज नहीं पूछी गई है। हमसे पूछा गया है कि आज से मतलब प्रेजेंट एज से 10 साल के बाद ये कितने साल की होंगी। ठीक है, कर पाएंगे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखा है एज वाला चैप्टर। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू का हाइट। ये हाइट हो गई, ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। बेस मतलब कि आधार, और ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। ठीक है ना, हाइट मतलब कि ऊंचाई। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं कि एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा 1/2 इंटू का बेस मतलब कि आधार इंटू का हाइट मतलब कि ऊंचाई। ठीक है जी, ये होगा। अब हमसे ये भी कहा गया है कि आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। इसको इधर रख देते हैं और इधर क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। मैंने ये लिया और ये इसकी हाइट हो गई। मान लो कि बेस मैंने कितना मान लिया, ये h है, तो ये h प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है ना, बेस ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऊंचाई अगर h है तो बेस क्या आ जाएगा, h प्लस के 6 आ जाएगा। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू का h प्लस का 6 इंटू का h इक्वल टू 108 मुझे दे रखा है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वो ना बने इसके लिए हमें क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है। तो ऑप्शन रख के देखेंगे। पहला ऑप्शन में चेक करती हूँ, मैं ले लेती हूँ h बराबर कितना, 12। ठीक है ना, मैंने h बराबर अगर 12 लिया तो ये 1/2 इंटू का 12 और 6 18 इंटू का 12। अगर ये मेरा 108 बन जाता है तो काम बन जाएगा। तो यहां से इसको काटूंगी 9 बार और 12 निम्मा 108, मतलब कि ये 108 बराबर बराबर मेरा हो रहा है। इसका मतलब है कि h बराबर 12। अब मेरे से पूछा है बेस, मेरे से पूछा है h प्लस का 6, तो 12 प्लस का 6 कितना आ जाएगा आपके पास, 18। 12 आंसर टिक करके मत आ जाना, गलत हो जाएगा। तो 18 ऑप्शन सी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर आप 12 टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि 12 क्या है, उसकी हाइट है ना कि बेस। और हमसे क्या पूछा गया है, बेस, आधार की लंबाई। तो जो पूछा जा रहा है वही टिक करके आना है। रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 की जगह 99 अंकित हो जाते हैं। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक प्राप्तांक से 2.25 अधिक हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। यह संख्या क्या थी, तो मैंने आपको ये बताया है कि सम पे फर्क बट्टे नंबर। ठीक है ना, सम पे प्लस माइनस का फर्क बट्टे नंबर बराबर होता है एवरेज पर फर्क, मतलब एवरेज पर कभी या ज्यादा। ठीक है ना, तो सम पर क्या हुआ है, 9 की जगह 99 हमने लिखा है, मतलब कि 90 हमने ज्यादा लिख लिया है। नंबर हमने n मान लिए, एवरेज कितना ज्यादा हो गया है, 2.25 ज्यादा हो गया है। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 हम लिखेंगे। तो यहां से क्या होगा, 25 निम्मा और 25 चौका, और इससे ये चला जाएगा 10 बार, और n बराबर कितना आ जाएगा, 40। मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 40। ये 40 क्या होगा, आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये मैंने एवरेज में आपको बहुत अच्छे से चीजें समझा रखी हैं। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है जो मैंने नहीं कराया हो। ठीक है, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं सिलेबस को लेकर के, तो गलती आपकी है, मेरी नहीं है। इधर आएंगे। 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या, 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या, 2005 में बैच 5 में, 2005 में बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है, हमसे कहा जा रहा है। 2005 में बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये इससे कितना अधिक है भाई, ये इससे अधिक है 54 ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये जो 54 ज्यादा है, ये 90 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा है बाबा। तो देखो, इससे 0 से 0 और 9 से उड़ाएंगे इसको, 9 छिक्के 54, मतलब कि 60% ज्यादा है। ये आपका क्या होगा, आंसर 60%। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलो
एक विद्यालय में कक्षा 5, 6 और 7 में क्रमशः 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्रों को एक सैर पर ले जाने के लिए बसें की जानी है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान होनी चाहिए और प्रत्येक बस में समान कक्षा के छात्र होने चाहिए, तो प्रत्येक बस में समायोजित किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो, प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान होनी चाहिए, प्रत्येक बस में समान कक्षा के छात्र होने चाहिए, तो प्रत्येक बस में समायोजित होने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या क्या होगी? उनका HCF, इनका HCF लेंगे, ठीक है ना। 360, 520 और 280, इनका HCF जो आएगा उतने स्टूडेंट प्रत्येक बस में बिठाए जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो जाएगी, ओके। प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो जाएगी, प्रत्येक बस में समान कक्षा के छात्र हो जाएंगे, ओके। ऐसा नहीं होगा कि इसके इसमें घुसा दिए, इसके इसमें घुसा दिए, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग रहेंगे सबके, ठीक है ना। तो अलग अलग भी रखने हैं और समान भी रखने हैं, ऐसा भी करना है। तो क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। तो हमें इसमें चाहिए इन संख्याओं का क्या? HCF। अब देखो, HCF लेने के मैंने दो तरीके बताए हैं, एक तो बिल्कुल बेसिक वाला जो बच्चों वाला है, और एक बताया है कि ऑप्शन पे चले जाओ। जब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ 0 है, 0 है, 0 है, और ऑप्शन में भी सब जगह 0 है, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर आप पकड़ लो। सबसे बड़ा वाला नंबर अगर आप पकड़ोगे 50, तो 50 से 0 काटोगे, बाकी संख्या डिवाइड नहीं होंगी, 5 बचेगा, तो ये ऑप्शन आपका चला गया, ठीक है ना। फिर आप 40 पे पकड़ो, 40 पकड़ोगे तो 36 भी, 52 भी, 28 भी सब डिवाइड होगा। इसका मतलब HCF कितना आ जाएगा आपका? 40। ये थोड़ा स्मार्ट वाला तरीका होता है, बाकी आप बच्चों वाला तरीका भी लगा सकते हैं HCF लेने के लिए, ठीक है। जब भी संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हैं तो आपने क्या करना है? ऑप्शन चेक कर लेना है, ठीक है, जल्दी करने के लिए। चलो, प्रेक्षणों की एक विशिष्ट संख्या का माध्य 12 है। यदि एक प्रेक्षण को हटा दिया जाता है और माध्य अपरिवर्तित रहता है तो हटाया गया प्रेक्षण क्या था? जब भी n संख्याओं का एवरेज हमको दे रखा हो और एक संख्या हटाने के बाद भी एवरेज वही हो, तो संख्या एवरेज ही होती है। तो हमारा ऑप्शन होगा 12, जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास n संख्याएं थी जिनका एवरेज कितना था? 12 था। फिर मेरे से ये बोल रहा है कि एक संख्या हमने हटा दी, मतलब अब n- के 1 संख्याएं, एवरेज अभी भी कितना है? 12 है, ठीक है। तो मैं n को कुछ भी मान लेती हूँ, मैंने n को 10 मान लिया। मैं कह रही हूँ कि 10 है, 10 संख्या है जिनका एवरेज 12 है। अब मैंने एक संख्या हटा दी, मतलब संख्याएं 9 रह गई और एवरेज अभी भी 12 है। तो हटाई गई संख्या क्या होगी? मैंने कहा 12 ही होगी। कैसे? इनका सम कितना आ जाएगा? 12 धाई 120। इनका सम कितना आ जाएगा? 12 × 108। तो 120 में से 108 जाएंगे 12, तो हटाई गई संख्या क्या आ जाएगी? 12। अभी देखो, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, लेकिन ये लाइन आप याद रखेंगे कि जब भी n संख्याओं का एवरेज हमें दे रखा हो और n-1 करने के बाद भी वही एवरेज हो, एवरेज में कोई चेंज नहीं आया हो, तो हटाई गई संख्या क्या होती है? एवरेज ही होती है, ठीक है। चलिए, यदि a/2, 2a/3 और a/4, 3a/5 की माध्यिका 6 है, तो a का मान क्या है? जहां a एक प्राकृतिक संख्या है। पहले तो माध्यिका समझो कि माध्यिका होती क्या है। वैसे तो मैंने आपको सिलेबस में सारी चीजें करा रखी है, बट फिर भी आप लोग इतने महान है ना कि भूल जाते हैं, तो मीडियन समझेंगे, ठीक है ना। मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है कि अगर संख्याएं मेरे पास में और नंबर है, ठीक है ना। n अगर हमारे पास में कैसा है? और है। n अगर हमारे पास में और है बाबा, तो जो मिडिल वाला टर्म होता है वो हमारी मीडियन होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास मिडिल टर्म होता है वो क्या होती है? मीडियन हमारी होती है। n अगर हमारे पास में इवन नंबर है, ठीक है ना, n क्या है? इवन है। n है क्या? ये जो संख्याएं दे रखी है इनकी काउंटिंग, जैसे 1, 2, 3, 4 संख्या है तो n इवन आ जाएगा, ठीक है ना। तो n अगर हमारे पास में इवन है तो उस केस में जो हमारी मीडियन आती है वो आता है मिडिल का फर्स्ट वाला पद, मिडिल का सेकंड वाला पद बट्टे 2। मतलब कि मिडिल के 2 टर्म्स का सम या मिडिल के 2 टर्म्स का एवरेज हमारी मीडियन होती है।
मिडिल के टू टर्म्स का सम बट्टे 2 हमारी क्या होती है, मीडियन होती है। तो इसमें क्या है ना, अभी हमको संख्याएं नहीं दे रखी है, हमको दे रखा है a/2 ऐसे ऐसे, तो मैं a को कुछ भी मान लूं, ठीक है ना। वैसे अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे कि ये वाली आपका मिडिल टर्म बनेगा, a और ये 5 संख्या है हमारे पास, ठीक है ना। संख्याएं कितनी हमारे पास, 5 संख्या है, तो 5 संख्या में a हो गया, a/2 हो गया, और ये वाला हमारा मिडिल टर्म बनेगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो, नहीं समझ पा रहे हैं तो आपने a को कुछ मान लेना है। a को ऐसे संख्या माननी है जो बटे में जो संख्या आपको दे रखी है ना 2 3 4 5, इससे कट जाए, इससे कट जाए तो a को हम 60 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 60। a को मैंने 60 मान लिया। a को जब हमने 60 माना तो पहली संख्या तो मेरे पास 60 ही आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरी संख्या 2 से काटेंगे 60 को तो 30 आ जाएगी। तीसरी संख्या 3 से काटेंगे 20 और 20 दूनी 40 आ जाएगी। चौथी संख्या 4 से काटोगे 7 को, 15 चौका 60 होगा, 15 आ जाएगी, ठीक है ना। और ये कितनी आ जाएगी, 12 5 60 और 12 3 36 आ जाएगी, ठीक है। अभी इनको सीक्वेंस में लगाना है 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और 5वीं संख्या, असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद n अगर हमारे पास और है तो मिडिल वाला टर्म क्या होगा हमारा आंसर। n क्या है, और 1 2 3 4 5, मतलब कि यहां से मैं कह सकती हूँ n कैसा है हमारे पास, और है तो मिडिल वाला टर्म मीडियन। मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा, थर्ड वाला, 1 2 3 ये वाला। तो ये वाला कौन सा है हमारे पास में 36 का मतलब है 3a/5, ठीक है ना। 3a/5 ये था, और इसके बराबर अगर 6 हमको दे रखा है तो 3 दूनी 6 और यहां से a बराबर 5 दूनी 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। a हमसे पूछा था तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो समझाने में इतना टाइम लगा है, बट एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आपने ये चीज है ना दिमाग में सॉल्व करनी है। ऐसे नहीं करना है कि a बराबर हम 60 मानेंगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। इसको दिमाग में ही करना है कि यहाँ से बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी, मिडिल वाली संख्या कौन सी होगी, ठीक है ना। इसे दिमाग में करना। जैसे मैंने फटाक से पता कर लिया कि ये वाली संख्या हमारी मिडिल में रहेगी, तो ये प्रैक्टिस से चीजें आएंगी, प्रैक्टिस करेंगे बार बार फिर आएंगी, ठीक है, एकदम से नहीं आएंगी। व्यंजन को सरल कीजिए, इसको मुझे करना है सरल, मतलब कि सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो देखो ये है मेरे अंदर रूट के अंदर 0.25, रूट के अंदर 0.25 है, मतलब कि अगर स्क्वायर करा गया होगा तो 0.5 रहा होगा, ठीक है। बाहर निकालेंगे तो 0.5 आएगा, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू का 0.5 इज इक्वल टू 0.25, तो यही तो है 0.25, तो बाहर निकलेगा तो 0.5 का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट हट जाएगा हमारा, बाहर क्या निकलेगा, केवल 0.5, ठीक है। ऐसे प्लस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 0.07 और 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.14, ठीक है, समझ लो। ये आएगा हमारे पास में 0.07, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में 7 दूनी 14 ना, 0.14 आ जाएगा। माइनस का ये आएगा 0.3 और 3 त्रिका 9, तो 0.09, बिकॉज यहाँ भी 0 के बाद पॉइंट के बाद 3 दे रखा है, और यहाँ भी ये क्या है 0.3, तो 3 त्रिका 9, मतलब कि दो संख्या को पॉइंट लगना है, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा। अब इन दोनों को करेंगे ऐड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या है 0, इसे भूल नहीं जाना है, 5 समझ के इसमें 14 5 19 नहीं लिख देना है, ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है बाबा। ये कितना आ जाएगा आपका 64, 0.64 माइनस करेंगे 0.09, 0.09 बाबा, 0.09, ठीक है। तो ये 0.55 आपका आंसर होगा, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अभी देखो कुछ क्वेश्चन है ना सिंप्लीफिकेशन, ये वाला मैं कर देती हूँ सॉल्व। ऐसे क्वेश्चंस में देखो मेरे x बराबर ये मेरे को दे रखा है, इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए बोला है। ऐसे क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप इसका क्या कर लिया करो, स्क्वायर करो। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 ही आएगा। अगर इनका डिफरेंस 1 आ रहा है तो यही संख्या क्या होगी, हमारा आंसर होगी, ठीक है ना।
क्योंकि ऊपर नीचे गुणा करें सिंप्लीफाई कर, देखो मैं आपको सिंप्लीफाई करके ही बताती हूँ, नहीं तो आपकी अंतरात्मा रोएगी अंदर अंदर और वो मेरे को पसंद नहीं है फिर। ठीक है, तो मैं करूंगी इसको सिंप्लीफाई। ये मैंने माइनस का 2 माइनस का रूट का 3 लिखा। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस का है तो हमें ऊपर नीचे प्लस वाले से गुणा करना है, सम संख्या तो प्लस का रूट का 3, माइनस को प्लस में चेंज कर देना है बस, बाकी सेम संख्या रखनी है। ठीक है ना, 2 प्लस रूट का 3। अब इसको ले जाओगे तो ये बनेगा 2 प्लस रूट का 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस रूट का 3 का होल स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 और ये 3 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ गया, तो मतलब 1 से अगर डिवाइड करोगे तो जितना था उतना ही रहेगा, मतलब कि 2 प्लस रूट का 3 ही रहेगा और इसका बस स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना ना करना पड़े हमें, हमें यहीं पे कर लेना है, डायरेक्ट यहीं पे करना है। इसका स्क्वायर करके डिफरेंस लेना है। 1 आ रहा है तो 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका क्या कर देना है, स्क्वायर करेंगे इसका, तो 4 प्लस का 3 प्लस का 2ab मतलब कि 4 रूट का 3 ये आ जाएगा, मतलब 7 प्लस का 4 रूट का 3 ये आपका आ जाएगा x बराबर। x माइनस के 7 का मेरे को चाहिए क्या, होल स्क्वायर। तो 7 से 7 जाएगा, 4 रूट का 3 का होल स्क्वायर मेरे को चाहिए, तो 16 तिया 48 ये आपका आंसर होगा। ये सवाल आपके उंगलियों पर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैंने आपको बता रखा है सिर को दीवार में मारना है इतनी जोर से कि याददाश्त बची रहे बस। ठीक है, बाकी हिल जाना चाहिए पूरा। देन इसको सॉल्व करेंगे आप, प्रैक्टिस। ठीक है ना, ये ललोएस्ट वाले सवाल मेरे से सॉल्व मत करवाया करो। ठीक है, जितने भी सिंपलीफाई वाले सवाल है ये सब आप सॉल्व करेंगे, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होगी। मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, मेरे को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप, जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं सब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको करा रखा है, बड़ा छोटा छांटना फ्रैक्शन, जल्दी कैसे छाटेंगे, जल्दी कैसे छाटना है, जैसे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 लिखो, क्रॉस मल्टीपल करो, 31 1 31 है, 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये वाला भी छोटा है, सबसे छोटा चाहिए मेरे को, छोटी बनी चाहिए, छोटा है, इससे छोटा है। ठीक है ना, 1/2 से ये छोटा है अभी, ये 9 का 9 5 9 10, फिर ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, 5 15 का 15 8 2 16 ये बड़ा है, 21 1 21 और 11 दूनी 22 ये भी बड़ा है, तो ये सब बड़े हैं, ये छोटा है। देखो इतनी जल्दी फास्ट कर दिया मैंने, है प्रैक्टिस में भी दिया है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल समझ में नहीं आया तो ऐसे देखो, 1/2 है ये, मान लो ये मैंने लिया 11/21, तो क्रॉस मल्टीपल इधर करो, तो ये 11 दूनी 22 आया और ये 21 1 21 आया, तो जो यहाँ पर जो बड़ा आएगा वो बड़ा कहलाएगा। तो अभी ये वाली भिन्न बड़ी है और ये वाली छोटी है। ठीक है, ये है लार्ज और ये है स्मॉल, ऐसे अभी समझ पा रहे हैं, लिखा हुआ भी रहने देती हूँ। चलो ये भी आप क्या करेंगे, क्या है ये एक संख्या, एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है। चलो जी, एक धनात्मक संख्या का वर्ग मतलब x मान लेती हूँ, तो x स्क्वायर उस संख्या के 5 गुने से, मतलब कि 5x से 6 अधिक है, मतलब कि माइनस के 5x कर दूं तो 6, तब वह संख्या क्या होगी। तो इसको सॉल्व करो या फिर कहाँ चले जाओ ऑप्शन पे, ये x बराबर में 6 रख लिया तो 36 माइनस के 6 पंजे 30 बराबर 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि x बराबर कितना था, 6 ही था। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि पहले भी ऑप्शन में नहीं मिल जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि पहले में नहीं भी मिलेगा, तो आपने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, सॉल्व कर लेना है ऑप्शन से रखे फटाक से। अगर आप ऐसे सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे सॉल्व कर लें, अगर आप ऑप्शन से इंटरेस्टेड हैं तो ऑप्शन से कर लें, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर ले। छोटे छोटे क्वेश्चंस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। एक संख्या का 1/8 भाग 42 के आधे से 12 कम है, संख्या का 1/4 ज्ञात कीजिए। प्रैक्टिस में करेंगे, ललोएस्ट सवाल है। ठीक है, ललोएस्ट सवाल अपने से नहीं करवाना, बाबा फ्री दे के आए हैं तो ऐसा सवाल आप कर पाएंगे आराम से। और कौन सा सवाल अच्छा वाला है भाई, एक आध कोई अच्छा सवाल मिल जाओ। ये 6 से पूर्णतः विभाज्य वाला है, ये भी आप करेंगे। ठीक है ना, लास्ट में देखो 6 क्या है, 2 और 3 का मल्टीपल, 2 और 3 का चेक करना है बस इसमें। ठीक है ना, प्रैक्टिस आसान सवाल है ना, आप खुद से करा करो, सॉल्व करा करो उनको अच्छे बच्चों की तरह। ये क्या है, 15 से डिवाइड, इसमें a प्लस बी का अधिकतम मान, अच्छा इसको मैं कर देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकों वाली संख्या ये दे रखी है 15 से विभाज्य है।
संख्या है मेरे पास में 45, 23, A, 6, 0 और B, और ये डिवाइड y है 15, मतलब कि 5 तिया 15। अब 5 से डिवाइड है संख्या, तो 5 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होती है, या तो लास्ट में 5 है या फिर लास्ट में 0 है तब। और मेरे को अधिकतम मान चाहिए, यहाँ पे अधिकतम भी बोला है, तो अधिकतम के लिए b को मुझे 5 लेना ही पड़ेगा, ये फिक्स है, ठीक है ना, लेना ही पड़ेगा। अब मैं 3 चेक करूंगी 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो देखो 4 और 5 9 डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक है, तो ये गया, इसको मैंने उड़ा दिया, ये 3 हो जाएगा, ये 6 भी हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब देखो 5 और 2 7, 7 हो गया। अब मैं a को क्या रखूं, 7 के बाद में मैं a को मैक्सिमम क्या ले सकती हूँ, 7 के बाद में 7 तो है मेरे पास में। अब मैं a को 9 लूंगी, तो 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 3 से नहीं कटेगा, 8 ले सकती हूँ, 8 ले सकती हूँ a को, तो ये 15 हो जाएगा, 15 3 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो ये में a की वैल्यू आ गई और ये b की वैल्यू आ गई। मेरे से पूछा है a प्लस का b, तो ये 5 प्लस का 8 इज इक्वल टू 8 5 13, और ये आपका आंसर होगा 8 5 13। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर। ये आज का आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, क्लास होगी खत्म। देखो मैंने सभी क्वेश्चन है ना सेट वाइज करा रही हूँ, ओके। तो अगर आपको ऐसा डाउट हो कि नहीं मैम कहीं और से करा रही है, तो एक एक क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो हमने सिलेबस में नहीं करा हो, सिलेबस में सारे क्वेश्चंस करे हैं, प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं है, ठीक है, जो मैंने आपको नहीं कराया है, और वो पूछा भी नहीं गया है अभी तक, तो नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है, कहीं भी छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने नहीं कराया तो मैं कहूँ नहीं कराया तो नहीं आया, ऐसे नहीं, पूछा जा सकता है कभी भी बाबा, वो एग्जामिनर उसके दिमाग में कब क्या आ जाएगा कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो हमें हर चीज अपनी क्या करनी पड़ेगी, तैयार रखनी पड़ेगी अपनी तरफ से। हमें जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो सारा कुछ हमें पढ़ना ही है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।